नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम NCERT में कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम विज्ञान विषय के 10वें अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं गति एवं दूरियों का मापन। दोस्तों, जो मैं पाठ्यक्रम आपको पढ़ाते जा रहा हूं, उन सभी पर आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो भी इसे पढ़ रहे हैं या इसे पढ़ेंगे, एक छोटी सी नोटबुक बना लें। उस नोटबुक में कुछ पॉइंट को आप लिखते जाएं। जैसे कि अंत में जो सारांश मैं बोलता हूं, वो सारांश आपके काम का होता है, और बीच बीच में जो चीज़ें मैं क्वेश्चन करता हूं वो आपके काम का होता है, क्योंकि वही आपको MPPSC के 2 नंबर और 3 नंबर के मार्क्स को आसानी से ऐसी अच्छी भाषा में कंप्लीट कराएगा जो आपको NCERT में मिलेगी। और NCERT की लैंग्वेज जो है वो आपके लिए बिल्कुल सही है, और यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। ये NCERT का माध्यम सिर्फ आपको वन रीड करने के लिए है, ताकि आप जान पाएँ कि बेसिकली NCERT में दिया क्या है। इसलिए इसे सिर्फ सुने और आगे बढ़ें, क्योंकि जो बेसिकली पढ़ा जाएगा वो और अच्छे राइटरों की बुक से पढ़ा जाएगा और उनको भी हम उठाएंगे। पर शुरुआत जब हम करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें अति आवश्यक है कि इन NCERT के पाठ्यक्रम के बारे में अवश्य चर्चा करें, क्योंकि ये हमारे बेस को और मजबूत करेगा। शुरू करता हूं मैं इस अध्याय को। पहली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मावकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी, और एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के दिन अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत की। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र में उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग किए गए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया। इस बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही, तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कैसे करते थे। तो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों यातायात की कहानी। और ये बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे हम सारे यातायात को समझेंगे। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। मतलब जो लोग पहले रहते थे, मतलब हम प्राचीन समय की अगर बात करें तो जो लोग यातायात करते थे उनके पास क्या होता था कि कोई ऐसा साधन तो होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, या तो पैदल चलते थे अथवा वो अपना सामान क्या पीठ पर या पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था, वो आज भी किया जा रहा है। आरंभ में लकड़ी के लट्टों से जिनमें खोखली घुइका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया, और वे नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थीं। अध्याय 8 एवं 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा याद कीजिए, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मछलियां हैं वो कैसे क्रम में होती हैं, धारा रेखीय क्रम में होती हैं, और उनका जो तैरने का क्रम है वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जिससे वो क्या करती हैं, अपने इस क्रम में तैरना शुरू करती हैं, जिससे वो आगे की तरफ धारा रेखीय आकृति में बढ़ती हैं। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली के अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहिए पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार के एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए। जल तथा परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनके बाद सुधार किए गए और इन्हें यात्री तक सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराध्वनिक सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। चित्र 10.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जो जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो ये आप एक बार ऊपर देखकर बताइएगा, जो अभी अपन ने चित्र देखा था। 10.2 हम जानते हैं आपने कितनी दूरी तय की, कितना दूरी तय की और यह डेस्क कितना चौड़ा है। लोग ये कैसे पता लगाते थे कि कितनी दूरी चलें? आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की पैदल दूरी चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है तो क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है, यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम ये अनुमान लगा सके कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से, अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरों में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया गया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और डंडा रखता है। गिल्ली तथा डंडे से डेस्क की लंबाई नापना। यहाँ चित्र 10.2 में देखिए उन्हें गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों बाद खींची गई रेखा मिट जाती है और बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया। अब उसके पास गिल्ली डंडा का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार नापते दिखाई देते हैं। गिल्ली डंडे की किसी भिन्न सेट से डेस्क की लंबाई नापना। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई, तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? यह आप पहेली और बूझो का क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और इस पर दो चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई होगी और वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, एक चौथाई तथा आठवां भाग 1/8 कर सकते हैं, अथवा संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपनी ज्यामिति बॉक्स के पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा ही किया जा सकता है। बूझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे नापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह
जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितनी जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर तक, एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर हो। यह झाड़ू कितनी लंबी है, यह डेस्क कितनी चौड़ी है, दिल्ली लखनऊ से दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित हैं। दो स्थान मेज के दो किनारे की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू तथा कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए हम कुछ मापने के लिए मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक है। कुछ मापन। क्रियाकलाप 1। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले की भांति अपने पैर की भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। आपने प्रेक्षण को सारणी 10.1 में लिखिए। देखिए 10.1 में हमें क्या लिखना है, कक्षा की लंबाई या चौड़ाई, विद्यार्थी का नाम, कक्षा में कमरे की लंबाई और कक्षा में कमरे की चौड़ाई। तो जो साइज होगा उस कक्षा का, जैसे मान लीजिए कि हम 6th क्लास की क्लास में लंबाई नापते हैं, अब उसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, उसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है, तो ये हमें यहाँ पर इतने बाय इतने लिखना होता है। और किसी भी चीज़ को अगर हम डिनोट करते हैं तो किस में करते हैं, जैसे कोई समान एक क्षेत्रफल है, अब उस क्षेत्रफल में समान लंबाई है या फिर आयत है ना, आयत है तो उसको अपन कैसे, लंबाई है ना, लेंथ, बेस है ना, उसके बाद उसका आधार अगर है तो अपन उसके आधार को बना सकते हैं, लेंथ बेस है ना। तो ये जो चीज़ें हैं यही अपने को क्या करती हैं, बताती हैं 1 2 और ये 3। तो लेंथ, विड्थ और ये जो अपने पास है साइड, तो इन चीज़ों को अपन तो कैसे डिनोट करते हैं, L इंटू बेस इंटू साइड। ठीक है, इसी तरीके से जब क्षेत्रफल में अगर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सेम A इंटू ए, तो A इंटू ए हो जाएगा, तो ये उसका क्षेत्रफल बताते हैं। अपन इन सब चीज़ों को बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर सिर्फ कमरे की लंबाई और चौड़ाई के बारे में लिखा हुआ है, तो वो आप स्वयं करिएगा और हमसे जानकारी लेने के लिए अगर कोई ज़रूरत हो तो कमेंट करिएगा। क्रियाकलाप 2, समूह में कार्य कीजिए। अपने आप में प्रत्येक अपने बालिश्त को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। देखिए हमने से कैसे नाप रहे हैं, बालिश्त की माप से, मतलब जैसे कोई चीज़ हम मापते हैं तो उसको बालिश्त की नाप से भी मापा जा सकता है। मापने के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिश्त के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भाग की आवश्यकता होती है। अपने प्रेक्षणों की सारणी बनाइए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करता है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसको कहते हैं, हम मतलब अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना, हाँ, इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि मुझे कुछ नापना है और मेरे पास एक स्केल है, अब उस स्केल में मेरे पास 0 से लेके 15 तक सेंटीमीटर तक का स्केल है, तो ये मेरे पास जो स्केल है इससे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ज्ञात राशि, ये ज्ञात राशि है, इससे मैं कुछ अज्ञात राशि को क्या कर सकता हूँ, अज्ञात राशि को नाप सकता हूँ, और यह अज्ञात राशि को नापना ही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो जो अपने पास ज्ञात राशि है वो क्या कहलाती है, निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या है और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैरों की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है और पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापने के लिए चुना गया।
अब सारणी 1 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बलिष्ठों की मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बलिष्ठ की लंबाई में आपके मित्र की बलिष्ठ से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बलिष्ठ या पैर की लंबाई का मात्रक की भांति उपयोग करते हैं तो किए गए माप में किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बलिष्ठ अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापने के लिए कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। तो शुरू करते हैं 10.4 मापन के मानक मात्रक। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुलियों तथा चौड़ाइयों तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में समान उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यहाँ खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भाग में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बांह के सिर से अपने थोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई नापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहार को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देखते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तदपि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों के में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होंगी और वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया और आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी कि एसआई मात्रक कहते हैं। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामितीय बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर यानी स्मॉल m को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं, और 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहा जाता है। इस प्रकार 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापन के लिए एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जिसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को ऐसा ही मात्रक में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाई मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं 10.5 में लंबाई के यथार्थ परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ का उपयोग काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने का माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामितीय बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ले सकते हैं।
देखिए, मापी जाने वाली लंबाई की अनुदिश पैमाना रखने की सही तथा गलत विधि। इस तरीके से अगर आपने रखा है तो ये क्या है, इंक्लाइंड हो रहा है, जबकि बेस के पैरेलल होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। अगर ऊपर वाले को देखें तो देखिए इसको क्या किया हुआ उसने, बेस के पैरेलल रखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, राइट वे है। तो जब भी हम कुछ नापते हैं तो बाय पैरेलल फॉर्म में नापते हैं, ठीक है। और टूटे फूटे स्केल से नहीं नापना चाहिए, जो प्रॉपर है जिसका स्केल उसको नापना चाहिए। लंबाई नापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। चित्र में दिखाया अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए, पैरेलल रखना चाहिए। कुछ पैमानों के सिर टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमानों के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 10.8 में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है, अतः वस्तु की लंबाई 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1.0 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है, 13.3 सेंटीमीटर। आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। मापन के लेने के लिए आंखों का सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र में दर्शाए अनुसार आपकी आंखें जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर। कैसी होनी चाहिए? जस्ट परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का अगर ऑब्जेक्ट लेना प्रॉपर तरीके से देखना है तो हमें कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सब्जेक्ट, उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आंख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए, बी के देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थिति ए तथा सी से पाठ्यक्रम भिन्न हो सकते हैं। ये देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसे अगर आप देख रहे हैं तो उसके देखने का जो इशू है वो कैसा बनेगा? अगर आप सामने से देख रहे हैं, बेस परपेंडिकुलर देख रहे हैं, तो ये क्या है? राइट है। लेकिन अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो ये रॉन्ग है, और अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो ये रॉन्ग है। तो ये लोग गलत कर रहे हैं, बंदा ये जो बीच वाला है ये सही साइड काम कर रहा है। क्रियाकलाप 3, अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बलिष्ठों और फिर मीटर पैमाने से मापने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ कर रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिश्त से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी प्रेक्षण सारणी 10.3 में लिखिए। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बालिश्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणाम को देखिए, जिसमें सभी मापें मानक पैमानों द्वारा ली गई हैं। ये परिणाम एक दूसरे से बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, फिर भिन्न भिन्न बालिश्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे। यह अंतर प्रेक्षण लेने के होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने के लिए व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में हम इसे सीखेंगे। आइए जानते हैं 10.6 में किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें धागे का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, एक वक्र रेखा ए बी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए और इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी दूसरी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए और इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रकार को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वह एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब
अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इसी पर बने अंतिम चिन्ह से बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है। तो देखिए किस तरीके से नापा जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे जो धागा है उसको नापने के लिए क्या करना है, उसे टाइटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रख के नापा जा रहा है, जिससे ये जानकारी पता चले कि एक्चुअल में उसका लेंथ कितना है। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों और लंबाइयों की यथार्थ माप ले सकते हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापक परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। क्रियाकलाप 5। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी। इनकी सूची सारणी 10.4 में बनाइए। स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्क पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग, इनके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती गाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हो बनाइए। इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम है यह भी चेक करिए। आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में? आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। क्रियाकलाप 6। फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी और आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसके स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाए, आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह करते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की सीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया कुछ सेकंड के समय अंतराल में चींटी ने कहां कहां गति की को दर्शाता है। गति किसी वस्तु की स्थिति के किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किसी समूह में रखा था। क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति कर देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियां तथा घड़ी की सुइयां कैसे गति करती हैं? क्या यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी ही है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियां देखते हैं जिनसे हमें इस विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलती है। गति के प्रकार। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड के सिपाहियों को मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। चित्र 10.12 यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा में अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। क्रियाकलाप 7। एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। मतलब अगर हम एक स्टोन लें छोटा सा और उस पर क्या करें, धागा बांध लें और अपन रिजिडली क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं, और जब अपन इसको क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये रोटेशन पूरा कंप्लीट होने पर क्या होता है, एक गोलाकार वृत्तीय क्षेत्र जो है वो बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे पंखों का देखा होगा आपने, इसी गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है और इस प्रकार की गति को वर्तुल गति क्या बोलते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति के वर्तुल गति के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? वर्तुल गति।
बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं तथा ऐसी ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों को कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। बूझो यह निश्चित नहीं कर पा रहा कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम यह क्यों कहते हैं कि पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है। क्या आप बूझो को यह समझाने में सहायता कर सकते हैं? याद रखिए, पत्थर डोरी से बंधा हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करिएगा और आपस में चर्चा करिएगा, आप सभी लोग जो भी इसे पढ़ रहे हैं, और इसको एक बार आपस में सेल्फ चर्चा करके समझिएगा कि जब हम किसी स्टोन को घुमाते हैं पत्थर से बांध कर, मतलब जब हम इसे क्या करते हैं, स्टोन को घुमाते हैं, तो क्या होगा। ये जो पत्थर है क्या है, मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करेगा, कैसा करेगा, रोटेट मूवमेंट करेगा, है ना। ये जो मूवमेंट हो रहा है इस पत्थर का कैसा हो रहा है, ऐसा होगा जब अपन उसे घुमाते हैं तो उस समय पर हाथ की स्थिति क्या होती है, एक समान होती है। और जब हम इसे स्ट्रेटली घुमाते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। और ये जो मूवमेंट है वो कैसा करता है, उसको पूरा करता है। तो ये इसका रेडियस का काम करता है और बाकी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग घूमता रहता है। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति कौन सी कहलाती है, जिसमें क्या होता है, एक समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते हैं। मतलब जैसे कि एक घड़ी है, उस पर क्या है, 12 बजा, उसके बाद फिर दोबारा से 12 घंटे बाद 12 बजा, फिर बजा। तो ये गति जो है वो कौन सी गति कहलाती है, आवर्ती गति है, कि एक निश्चित अंतराल के बाद गति को दोहराया जाता है। एक निश्चित समय के बाद को क्या करा जाता है, दोहराया जाता है। कि मान लीजिए हमारे पास जो दोलन है, एक दोलन को लोलक को दोलन करते हुए आपने देखा है, नीचे की तरफ पेंडुलम जो होता है। अब उस पेंडुलम को देखिए, उसकी बेसिक स्थिति तो नीचे है, लेकिन जब वो रोटेट करता है, जब वो चलना शुरू करता है तो उसका मूवमेंट कैसा होता है, इस तरीके से होता है। बट ये जो अपनी मूवमेंट करता है वो एक समय पर निश्चित गति पर वो वापस आता है और फिर आगे जाता है, फिर वापस आता है और फिर आगे जाता है। तो इस तरीके के मूवमेंट पर जो है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराना आवर्ती गति कहलाता है। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। वह डोरी को अपने हाथ में थामी और पत्थर को डोरी से लटका दीजिए। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। यह एक लोलक है। यह लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझाने में हमारी सहायता करेगा। किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखा का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितारों की डोरियों की गति, बजते समय ढोल के पृष्ठ की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। इनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। क्या आपने क्रियाकलाप 5 में एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का प्रेक्षण किया है? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है, जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है, जिसके एक सुई भी इसमें एक सुई भी होती है, जो जब एक पहिया घूर्णन करता है तब एक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। और क्या ऐसा नहीं है? क्यों सुई आवर्ती गति कर रही है? क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक प्रेक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण भी बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं और कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और इससे हमें कई जानकारियां मिलती हैं। और कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है, फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प पर दूसरे पुष्प पर जाना, मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिका के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट पथ चिन्हित करना, पृथ्वी के परिध
परिता चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों के उदाहरण हैं जो इसे दर्शाते हैं। आइए कुछ मुख्य शब्द के बारे में जानते हैं। वर्तुल गति, वर्तुल गति को हमने पढ़ा, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि क्या होती है वर्तुल गति। दूरी, दो स्थानों की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं, मतलब 1.1 2 है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, दूरी। मापन, मापन एक पद्धति है जिसमें अपन ने अभी पढ़ा था। गति, अपन ने अभी जब से अपन गति ही पढ़ रहे हैं। आवर्ती गति एक निश्चित अंतराल में होती है। सरल रेखी गति एक स्ट्रेट लाइन पर होती है। एसआई मात्रक जो है उनको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक जो है वो एसआई मात्रक होते हैं। मापन के मात्रक कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। आइए सारांश के बारे में और देख लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते हैं और इससे उलझनें होती थीं तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं, इससे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रकों की लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति करने को सरल रेखी गति कहते हैं। सरल रेखा के अनुदिश गति को अपन क्या बोलते हैं, सरल रेखी गति। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है। वर्तुल गति क्या कहलाती है, कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी क्या होती है, समान होती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराते हैं उसे आवर्ती गति कहते हैं। और यहाँ पर आकर हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप, जरा इसको सुने। अपनी कक्षा के कमरे को का मानचित्र खींचिए, उसके फर्श पर गेंद लुढ़काइए। अपने मानचित्र में जहाँ ये गेंद को लुढ़कना आरंभ किया और जहाँ वह रुकी को बिंदु से दर्शाइए। इस पथ का अनुदिश उसके गति को उसे भी दर्शाइए। क्या गेंद किसी सरल रेखा में अनुदिश जाती है चली थी, ये भी हमें बताइए। डोरी तथा स्केल का उपयोग करके प्रत्येक विद्यार्थी को से उसके पैर की लंबाई का मापन कराइए। समस्त कक्षा के विद्यार्थियों के पैरों की लंबाई की माप प्राप्त करके स्तब्ध ग्राफ खींचिए। तो ये एक एक्सरसाइज था सभी लोगों के लिए जो इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हमने इस चैप्टर में जाना गति एवं दूरी के मापक के बारे में। तो ऐसी ही अच्छी बातें, अच्छी जो चैप्टर हैं वो एनसीईआरटी के तारतम्य में लगातार जारी रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। जब तक कुछ खास नया नहीं है, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।